नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग स्क्रू थ्रेड का इंट्रोडक्शन और इसके टाइप्स समझ चुके हैं। आज हम लोग स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी समझेंगे। स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। खासकर जो मैं यहाँ पर समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी होती क्या है। आप लोगों ने स्क्रू थ्रेड देखी हुई है, जो भी आपने नट बोल्ट देखा हुआ है। हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि जो थ्रेड्स हैं वह कैसे बनती हैं। जिस तरह मैंने समझाया था, कोई सिलिंड्रिकल या फिर कॉनिकल सरफेस होती है, उस पर जो कंटिन्यूअस हेलिकल ग्रूव्स कट करके थ्रेड बनाई जाती है। तो यहां पर जब थ्रेड बनाई जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनका ध्यान रखा जाता है, जैसे कि डेप्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट। जो कटिंग कर रहा है क्या उसके एंगल भी होते हैं। अब सिलिंड्रिकल सरफेस है, कट भी कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के डायमीटर भी होंगे। तो ये सभी टर्म हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है और ये कहां पर होते हैं स्क्रू थ्रेड के अंदर, ये सब हमें जानना जरूरी है। इन पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। तो इनको हम वन बाय वन समझाएंगे, आप ध्यान से सुनते हुए चलें और समझते हुए चलें। तो बिल्कुल टर्म की स्टार्टिंग कहां से होती है? थ्रेड से होती है। कि थ्रेड क्या होती है नॉर्मली हम सभी जानते हैं। जैसे कि यहां पर एक क्या दिख रहा है, बोल्ट दिख रहा है आपको, ये नट दिख रहा है। ये जो ऊपर चूड़ियां बोलते हैं, इनको थ्रेड्स को क्या बोलते हैं? चूड़ियां बोलते हैं, जिन्हें आप लोग बड़े आसानी से पहचान जाएंगे। इन्हीं को हम थ्रेड्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक्सटर्नल बोल्ट पर बनी उन्हें एक्सटर्नल थ्रेड बोलते हैं, और जो नट पर बनी इन्हें क्या बोलते हैं? इंटरनल थ्रेड बोलते हैं। इनको डिफाइन कैसे किया जाता है कि किसी सिलिंड्रिकल या फिर कॉनिकल सरफेस पर जो कंटिन्यूअस हेलिकल ग्रूव कट किए जाते हैं, तो जो हमें शेप मिलता है कट करने के बाद, कंटिन्यूअस हेलिकल ग्रूव कट करने के बाद जो हमें शेप मिलता है या दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेड्स बोलते हैं। नॉर्मली इतना ही इसको डिफाइन किया जाता है, जो अभी जिस तरह हम लोग इन टर्म को डिफाइन करने वाले। तो ये थ्रेड्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ये जो कटी हुई है यहाँ पर दिख रहा है, ये सब क्या है? थ्रेड्स हैं। एरो लगाकर आप इनको समझा सकते हैं कि ये थ्रेड्स हैं और डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब चलते स्टेप बाय स्टेप, इस तरह समझते हैं। सेकंड वाले भाग को समझते हैं। नेक्स्ट हम दो टर्म के बारे में जानेंगे, एक तो क्रेस्ट बोलते हैं, दूसरे को रूट बोलते हैं। क्रेस्ट और रूट एकदम अपोजिट रहते हैं। नॉर्मली देखें तो जो अपर टॉप जो दिख रहा है यहाँ पर, जो टॉप है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जिसके अपोजिट होगा टॉप, और जो कट कटा है इसके अंदर वाला जो यहाँ पर हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? वैसे मैंने लिख दी डेफिनेशन, यहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूं कि जो इसकी सरफेसें हैं, जो हमारा थ्रेड्स हैं, जो ये क्या होती है? ये सरफेस हैं। ये दो सरफेसें जब ज्वाइंट होती हैं तो इनके टॉप वाला जो एरिया होता है या हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। इसी तरह जो सरफेसें होती हैं, जो इनका निचला एरिया होता है, जहां जो क्या होता है? निचला एरिया होता है जहां पर ये मिलती हैं। लोअर सरफेस यहां पर दिख रही है, ये लोअर वाली। ग्रुप्स कट करने के बाद जो लोअर सरफेस मिलती है, क्योंकि जब ग्रुप्स कट कर देंगे तो ये अपर हो जाएगी, ये लोअर हो जाएगी। तो लोअर पर जहां पर दोनों सरफेस मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। यहां पर लिख भी रखा, देखो रूट आपको लिखा कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है, ये रूट। यहाँ पर एरो लगा हुआ है और ये रूट लिखा है। यहाँ क्रेस्ट दिख रहा है, ऊपर का एरिया है, जो दोनों सरफेसों को, ए वाली सरफेस और ए वाली सरफेस दोनों मिलकर यहाँ पर जो टॉप एरिया बन रहा है उसे क्रेस्ट बोल रहे हैं। और ये जो सरफेस है नीचे को आ रही, ये सरफेस नीचे को आ रही, तो नीचे जब ग्रुप्स कट है वहां पर जो दोनों सरफेस का कट पॉइंट है जहां पर मिल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। उम्मीद है रूट और क्रेस्ट क्या होते हैं आप समझ गए होंगे और इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। अब नेक्स्ट टर्म समझते हैं। नेक्स्ट है पिच और फ्लैंक। इन दोनों को हम लोग समझेंगे। पिच नॉर्मली यहां पर आप देख सकते हैं, अगर डायग्राम से हम डिफाइन करना चाहें तो जो कोई एक थ्रेड है उसकी जो सेंटर डिस्टेंस है वहां से
जो नेक्स्ट थ्रेड है उसकी सेंटर डिस्टेंस और अलोंग द एक्सिस हम जो मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। नॉर्मली हम देखें तो इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट दोनों की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। और इसको डिफाइन कैसे किया गया, आप देख सकते हैं, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पहला पॉइंट पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब एक्सिस जो है इसकी एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है जो कि दिखती नहीं, लेकिन इमेजिनरी हम माने तो इसकी सेंटर कहां से, यहां पर ये एक्सिस होगी अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस क्या हो गई, ए हो गई, ऑफ द थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट थ्रेड। करस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब जिस तरह जहां पर इस पॉइंट को लिया है उस तरह सेम पोजीशन पर हमें नेक्स्ट थ्रेड पर पॉइंट को लेना है। और तो क्या होगी, उन्हीं के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्लैंक। फ्लैंक क्या होती है, ये जो थ्रेड की सरफेस है इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली फ्लैंक बोलते हैं। इनको डिफाइन किया जाता है कि जो हमारी रूट है, रूट को मिलाने वाली या फिर क्रेस्ट को मिलाने वाली जो सरफेस है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। उम्मीद है पिच और फ्लैंक दोनों भी आप समझ गए होंगे कि जो थ्रेड की सरफेसें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। नेक्स्ट है लीड। लीड को भी ध्यान से समझना और इसकी कैलकुलेशन भी समझना है। तो यहां पर कुछ डायग्राम लिए उनसे समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। पिच जैसे मैंने समझा दिया किसे बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहा है लीड की। लीड का मतलब होता है कि जब हम स्क्रू थ्रेड को कहीं फिट करते हैं तो जब उसको घुमाते हैं तो किसी पॉइंट से जब हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्लीट एक पूरा रिवॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करते हैं, तो जितना स्क्रू किसी नट के अंदर मान लो जा रहा है तो जितनी दूरी तय करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। एक्सिस डायरेक्शन में याद रखें, एक्सिस डायरेक्शन नहीं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम किसी को ऐसे नट से टाइट कर रहे हैं, मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट किया तो ऐसा घुमाएंगे तो हमें याद रहे यहां किसी पॉइंट से मान लो मार्क कर लें, वहां से स्टार्ट किया, फिर उसको पूरा घुमाएं, पूरा घुमाएं 360 डिग्री। 360 डिग्री जब घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा वो, तो जितना अंदर जा रहा है या जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वह क्या उसे लीड बोलते हैं। लीड को निकाला जाता है एन इंटू पिच से, क्या, एन इंटू पिच से। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ स्टार्ट्स, यहां पर लिखा है नंबर ऑफ स्टार्ट्स, वहां से पढ़ सकते हैं स्टार्ट्स की संख्या। तो ये क्या होती है, लीड होती है। नेक्स्ट है थ्रेड एंगल और फ्लैंक एंगल। थ्रेड एंगल क्या होता है, ध्यान समझे, थ्रेड की बात की जाए तो थ्रेड तो जानते हैं आप लोग, ये थ्रेड बनी हुई है, देख रहे हैं ये थ्रेड बनी हुई है, तो दो थ्रेडों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड एंगल बोलते हैं। थ्रेड एंगल क्या हुआ, दो थ्रेड्स के बीच का जो एंगल होता है उसे हम थ्रेड एंगल बोलते हैं। लेकिन इसको कैसे निकालते, कैसे मेजर करते हैं समझे। तो जो हमारी फ्लैंक होती है, फ्लैंक के डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींचेंगे और दूसरी तरह दूसरी थ्रेड है उसकी फ्लैंक के डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे। याद रखें दो थ्रेडों के बीच की बात कर रहे हैं, ना कि एक थ्रेड होगा फिर आप इधर वाली थ्रेड ले लें। दो जो थ्रेड हैं लगातार वाली उनके बीच की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं ये लाइन खींची, ये जो हमारी थ्रेड है इसकी जो जिस भी एंगल बनी उस एंगल को सीधी आगे की ओर लाइन खींचेंगे। ये वाला जो फ्लैंक बनी हुई है इस पर आगे की ओर लाइन खींचेंगे, फिर उनके बीच का जो एंगल बनेगा या जो एंगल होगा वह क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ थ्रेड कहलाएगा या थ्रेड एंगल कहलाएगा। दूसरा होता फ्लैंक एंगल। फ्लैंक एंगल को डिफाइन किया जाता है कि जो एक्सिस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में और फ्लैंक जिस भी एंगल पे बना हुआ है उसकी डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक एंगल। जैसे कि हमने बताया कि ये जो हम एरो चला रहे हैं ये क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन, ये क्या है, ये डायरेक्शन है एक्सिस की। जो हम ऐसी लाइन चला रहे हैं ये क्या है, एक्सिस की डायरेक्शन है। तो इसके नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में ये एक लाइन क्या हो गई, एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो लाइन ये बनी हुई है खड़ी वाली 90 डिग्री पर, ये क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है या फिर नॉर्मल टू द एक्सिस है। और ये क्या है, फ्लैंक है, तो ये अलोंग द फ्लैंक और नॉर्मल टू द एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक एंगल। समझ में आया, मेजर कैसे करेंगे हम, नॉर्मल एक्सिस है उसके एकदम परपेंडिकुलर में एक लाइन डाल देंगे और जो हमारी फ्लैंक है
ये जैसी बनी हुई है उसके सेम हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे आगे की ओर, और जैसे उस लाइन खींच जाएगी तो दोनों के बीच का जो हम एंगल मेजर करेंगे या हम उसको चेक करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फ्लैंक एंगल कहलाएगा। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है लीड एंगल। लीड एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो हमारी हेलिक्स है, जो हेलिक्स कॉइल है ना, जिस तरह वो बाउंडेड रहती है, तो उसके अलोंग और एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि हम लाइन खींचते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीड एंगल। जैसे यहां पर दिख रहा है ये क्या हेलिक्स है, कॉइल है, यहां पर दिख रही ये क्या है, इस पे इसके अलोंग जिस तरह ये बाउंडेड है उस तरह हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी है, और जो एक्सेस है पिच पॉइंट से हमने वहां से क्या किया, एक्सिस के परपेंडिकुलर पिच पॉइंट से एक लाइन खींची। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लीड एंगल बोलेंगे। समझ में आ गया कि कहां पर लीड एंगल होता है और कैसे डिफाइन किया जाता है। मैंने मुंह से समझाने की कोशिश की और लिखा भी है तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ थ्रेड। थ्रेड की डेप्थ क्या होती है? थ्रेड की जो डेप्थ होती है वह डिफाइन की जाती है क्रेस्ट से और हमारे जो रूट है उससे। जो डिस्टेंस है क्रेस्ट और रूट, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड। समझ में आ गया होगा कि जो क्रेस्ट ऊपर आपको दिख रहा है ये हो गया, और मान लिया ये मेरा क्या रूट है, यहां पर ये क्या हो गया, रूट हो गया, एक क्रेस्ट हो गया, या जहां लिखा वहां समझ लेते हैं, यहां पर रूट लिखा हुआ है और यहां पर एक क्रेस्ट हो जाएगा। इनकी अगर यहां से लाइन खींचते हैं और दोनों के बीच की दूरी देखते हैं, इसके बीच की दूरी, तो क्या कहलाएगा वो, डेप्थ ऑफ थ्रेड। नेक्स्ट होता है हेलिक्स एंगल। क्या है हेलिक्स एंगल? हेलिक्स एंगल को बड़े अच्छे से आप समझेंगे, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। नेक्स्ट है हेलिक्स एंगल, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहां पर ये क्या है, ये जो सरफेस दिख रही है या फिर ये कह सकते हैं एक्सिस है, ये एक्सिस को आपको ध्यान रखना है, और जो हमारा हेलिक्स है, जो मान लीजिए कॉइल है, उसको ध्यान में रखना है। तो जो हमारी कॉइल है जिस तरह यहां पर बाउंडेड है, उन्हीं के अलोंग हम क्या करेंगे, जिस तरह यहां पर बाउंडेड है उसी के अलोंग हमने क्या है, लाइन डाल दी। क्या डाल दी, एक लाइन डाल दी। और जो सरफेस है स्प्रिंग की या जो हमारी थ्रेड की, वहां से और इन दोनों के बीच में जो लाइन के बीच में है, वो जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हेलिक्स एंगल। मतलब जो हमारी एक्सिस है उसके अलोंग, याद रखना उसके अलोंग की बात कर रहे हैं, जी क्या होता है, अलोंग होता है एक्सिस के। तो हम क्या कर रहे हैं, सरफेस है, मान लीजिए सरफेस है हमारी थ्रेड की, और ये हमारी क्या है, हेलिक्स है, ये हेलिक्स है। तो यहां से सीधा एंगल ऐसा बना के डालेंगे, कहां तक आएंगे, सरफेस तक आएंगे, थ्रेड की मेन सरफेस है वहां तक आएंगे, या पिच पॉइंट तक आएंगे। कहां तक आएंगे, पिच पॉइंट तक आएंगे। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, हेलिक्स एंगल बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख दी है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, पिच पॉइंट होता है। ये क्या होता है, पिच पॉइंट है, याद रखें ना। तो ये क्या, यहां पर भी क्या होगा, पिच पॉइंट होगा। तो ये जो पिच पॉइंट है इसी सरफेस पे आएगा। और ये क्या होगा, जी हमारी जिस जिस तरह बाउंडेड है उसी तरह बाउंडेड होगी। वो कोई किसी भी एंगल पर हो, वहां के सीधा उसके अलोंग सीधी लाइन आगे को बढ़ा देंगे, और हम सीधा क्या करेंगे, उस सरफेस तक सीधी लाइन खींच कर लाएंगे, या फिर हम किसी जिससे भी मेजर करेंगे उससे मेजर कर लेंगे। तो वह जो एंगल निकलेगा वह क्या कहलाएगा, हेलिक्स एंगल कहलाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर, क्योंकि इनकी जो मेजरिंग की डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती हैं वह आगे हम लोग समझेंगे, उन पर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो माइनर डायमीटर है, बस इतना याद रखना, जो हमारी थ्रेड्स होती हैं उसमें रूट होते हैं। क्या होते हैं, रूट होते हैं। अगर हम ऊपर का रूट देखें तो ये कहलाएगा रूट, और नीचे का देखें तो इसका ये रूट कहलाएगा। ये दोनों रूट हैं, इन दोनों के रूट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर डायमीटर। क्योंकि ये सर्कुलर शेप होती है तो मेजर करेंगे वह किस में निकलेगा, डायमीटर में निकलेगा। तो यहां पर मैंने समझाया, ये देखो ये क्या रूट है यहाँ पर, और नीचे वाला रूट क्या हुआ, ए हुआ। तो इन दोनों में हमने क्या ऐसे लाइन खींच के समझाया, यहाँ पर ये क्या होता है, माइनर डायमीटर। मतलब जो हमारी थ्रेड्स हैं उसके जो रूट है उनके जो बीच की डिस्टेंस उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर डायमीटर। और भी कोर डायमीटर है या फिर रूट डायमीटर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मेजर डायमीटर। क्या है, मेजर डायमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा क्रेस्ट होता है, देखो अपर सरफेस क्रेस्ट दिख रहा है, अपर सरफेस, तो जो हमारा क्रेस्ट है
अगर क्रेस्ट को हम मेजर करते हैं थ्रेड्स के ऊपर, तो जो ऊपर क्रेस्ट बनेगा एक नीचे क्रेस्ट बनेगा, जब हम उस पर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मेजर डायमीटर। क्या बोलेंगे, मेजर डायमीटर। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन लाइन से आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, हमारा क्रेस्ट होगा, यहाँ एक लाइन खींच दी, नीचे साइड देखेंगे तो इसको यहाँ पर इसको क्रेस्ट बोलेंगे, तो इससे एक लाइन खींच दी, दोनों के बीच की दूरी मेजर की, तो ये क्या हो गया, मेजर डायमीटर। अब नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर। इसको कैसे पहचाना जाता है, जब हम कोई भी नट बोल्ट को टाइट करते हैं तो वह जो क्या रहती हैं, दोनों की जो थ्रेड्स हैं एक दूसरे में फंसती हुई जाती हैं, देखा होगा, लेकिन वह 100% बिल्कुल जो गैप है उनकी भर जाए ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो टाइट हो जाती हैं बीच में। तो वह जो बीच में जहां पर टाइट होती हैं फिक्स, उसके बीच का जो डायमीटर हम देखें तो उससे क्या बोलते हैं, हम इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं। इसको पिच के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं, लगभग पिच के आधे डिस्टेंस पे हम देखते हैं। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं एक पिच बनी हुई है, पिच का और जो फ्लैंक है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दिख रहा होगा आपको, जहां पर नॉर्मली देखें तो जो हमारा क्रेस्ट है और इधर क्या रहता है, हमारा रूट रहता है, इसके बीच में ही रहता है, ना ऊपर रहता है ना नीचे रहता है, बीच में रहता है। जो नॉर्मली डेफिनेशन इक्वल टू बोथ आर द इक्वल टू हाफ द पिच, जो पिच है उसके हाफ रहता समथिंग। तो ये क्या होता हमारा इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर, है ना। कहने का मतलब जब हम नट और बोल्ट को टाइट करते हैं, फिर से समझ लें, तो क्या होता है, एक एरिया जो फ्लैंक का ऐसा होता है कि जहां पर ये फिक्स हो जाता है, टाइट हो जाता है, उसके बाद जो अंदर का जो इसका रूट रहता है या फिर क्रेस्ट रहता है वह एक दूसरे में नहीं टकराते पूरी तरह। तो जहां पर ये टाइट हो जाता है फ्लैंक के ऊपर, उन दोनों को ऊपर और नीचे जहां जहां पर टाइट हो रहे हैं अगर हम मेजर करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, इफेक्टिव डायमीटर कहलाता है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। इसी को हम पिच डायमीटर भी बोलते हैं। कैसे लिखना है इसको टेक्निकल भाषा में, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी, इसको आप पढ़ लें अच्छे से और समझ लें, लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म नॉलोजी थी स्क्रू थ्रेड की, कई बार इन पर क्वेश्चन पूछा जाता, तो आप इसको लिख सकते हैं। इस पर मतलब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछा जाता कहने का मतलब, लेकिन जैसे उसने पूछ दिया इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, या है कोई एंगल पूछ दिया, डेप्थ ऑफ थ्रेड पूछ दी, कुछ भी जो यहाँ पर लिखे बहुत सारे टर्म कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वह हमें आना चाहिए डिफाइन करना। पर्टिकुलर जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप एग्जाम में बना सकते हैं, जो भी टर्म पूछा गया उसकी डेफिनेशन लिख दें, इस डायग्राम को बनाने तो वो समझ जाएगा कि क्या आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।